कैमरे के पास। क्या कोई है क्या उधर? क्या हिल करना हिल रहा है, कैमरा हिल रहा है, हाँ? कैमरा हिल रहा है। क्या? क्या? ये आपका इमरजेंसी चल रहा था भाई संविधान में, और यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन आपका प्री में बनता है, सतर्क रहना है। और बिहार में आपका क्या बना था ये भी हमने कल बताया जे में, और एपीओ में भी निश्चित तौर पे आपका क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। पहले कुछ सामान्य बातें लिखिए तो उसके बाद से आपका भाई 5 मिनट लिख लीजिए सामान्य बातें आपात के बारे में। लिख के हेडिंग डालीजिए संविधान का भाग पहले लिख लीजिए, बात कल यही पूछा जा रहा है ज्यादा। 10 लाइन लिख के उसके बाद से आपका पैरेग्राफ शुरू करते हैं, क्योंकि भूमिका आपकी बाधी गई थी भाई, भूमिका कल बता दिया गया था पूरी तरह। नहीं, सुबह थोड़ा पीछे चल रहा है बिहार का सिलेबस, शाम को तो चल रहा है ज्यादा। सुबह देखते हैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, 1-2 दिन जैसे एक्स्ट्रा क्लास लगेगा तो उसकी आईपीसी अपने आप 50-100 धारक दिख जाएगी, ताकि अभी भाई आईपीसी भी उसके बाद एक बार रिवीजन करवा दिया जाए। लिखिए आपका भाई आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। आजकल भाग से भी क्वेश्चन बन रहा है, पाठ यानी कि भाग 18 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 लिख लीजिए, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में ये रट कर जाइएगा। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ से प्रेरित है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं या कहाँ से प्रेरित है, तो क्या मार्कर आएंगे जर्मनी। ये सब आए हुए क्वेश्चन लिखवाए जा रहे हैं। फिर आपका लिखिए, भारत में 3 प्रकार के आपात का प्रावधान किया गया है। लिखते रहिए, भारत में 3 प्रकार के आपात का उपबंध है। पूछ सकता है कितने प्रकार के आपात दिए गए हैं, तो क्या मार्कर आएंगे 3। 3 प्रकार के आपात का उपबंध किया गया है। आगे लिखिए भाई, आपका केस आपका लिख लीजिए, एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला। ये सबसे महत्वपूर्ण केस है आपातकाल पर। एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवाकांत शुक्ला, इसको जरूर याद करके जाइएगा। एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवाकांत शुक्ला। इस केस का उपनाम पूछा जाता है, लिख लीजिए, हैबियस कार्पस वाला केस। हैबियस कार्पस यानी कि हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला केस। ये भी रट कर जाइएगा, हैबियस कार्पस वाला केस कौन सा है। इसके बाद आइए अब शुरू किया जाए भाई अनुच्छेद 352। देखिए आपका क्या कहा, किमाड़ सटा दीजिए थोड़ा।
देखिए अनुच्छेद 352 क्या कहता है, काफी यहाँ एक दो लाइन और यहाँ लिखवाना पड़ेगा भाई, उसके बाद आपका लिखिए एक दो लाइन और लिखिए। आपका दो तीन लाइन जो पूछा जाता है वो अभी बचा है, लिखिए भाई। आपात की उद्घोषणा की परिभाषा, ये आईएएस में भी आ चुका है, जीएस में, गलत ना होइए। आपात की उद्घोषणा की परिभाषा अनुच्छेद 366 के क्लाज 18 यानी कि 18 में दी गई है। अनुच्छेद 366 के खंड 18 में दी गई है, जिसके अनुसार आपात की घोषणा का तात्पर्य, ये जरूर अंडरलाइन करिएगा, आईएएस में भी आ चुका है, जीएस में। जिसके अनुसार आपात की उद्घोषणा का तात्पर्य अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा से है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा से है। 356 360 न मार दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, यह स्पष्ट लिखवाया जा रहा है, गलती यहाँ ज़्यादा करते हैं लोग, इसको सतर्क रहना है। अगला लिखिए भाई आपका, इसी लाइन में लिखिए, इस घोषणा को ही नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात कहा जाता है, उपनाम है। इस घोषणा को ही नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। नेशनल इमरजेंसी पूछ ले तो इसी को उपनाम है, याद रखिए। इसके बाद आपका आता है, अगला लिखिए भाई, अनुच्छेद 20 और 21, ये भी खूब क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 20 और 21 अब आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे। अच्छे से याद रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 अब आपातकाल में भी सस्पेंड नहीं होंगे। ये किस संविधान संशोधन द्वारा आया, ये भी पूछा गया है, तो तुरंत यही पोस्ट में लिख लेना है। चौथा संविधान संशोधन 42वां कि 44वां किस सन में? 1978। भाई रट कर जाइएगा, लिखिए, पोस्ट में लिख लीजिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये आपका पूछा जाता है। इसके बाद लिखिए भाई अगला नियम, यदि आपात की उद्घोषणा, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, यानी कि ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं जितना लिखवाए जा रहे हैं। लिखिए, यदि आपात की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, तब अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। स्वतः निलंबित हो जाती है, लेकिन दो आधार बस याद रखें, किस किस आधार पर? युद्ध या क्या? वायुआक्रमण। इसके बाद जो एक बार क्वेश्चन बना है वो मॉडल हम लिखवा दें कि कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते।
तो 20-21 सस्पेंड नहीं होगा, और 19 आपका स्वतः या अपने आप क्या होगा, सस्पेंड। तो आपका ये 3 सस्पेंड नहीं होंगे, एक तो अपने आप ही सस्पेंड हो गया तो करने की आवश्यकता नहीं है, और 2 सस्पेंड ही नहीं होंगे, कौन कौन, 20-21। तो आपका ये भी एक मॉडल बना है कि कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जाता है। तो 20-21 निलंबित होंगे नहीं, और 19 आपका स्वतः हो जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया था, 20, 21, 19 और एक 14, जो IAS में आया था। तो कौन निलंबित किया जा सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन आए, तो 14, क्योंकि 19 तो स्वतः क्या हो जाता है, निलंबित। ये भाई रट कर जाइएगा। और अगला लिखिए, एक लाइन और अभी लिखिए जो मेन पॉइंट है। लिखिए, आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, मंत्रिपरिषद न मार दीजिएगा। आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन मंत्रिमंडल, कैबिनेट, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, PM भी शामिल रहेगा इसमें, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। मंत्रिमंडल में PM शामिल भी हैं। तो PM और प्लस कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या करेंगे, लिखित में सलाह देंगे, तब भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा। अगला लिखिए, आपातकाल में संसद की अवधि एक बार में, अब ये भी पूछा जाता है, कितने दिन के लिए, 6 माह की, साल भर के लिए बढ़ती है, साल भर नहीं, साल भर भाई, वो राष्ट्रपति शासन नहीं है। लिखिए, आपातकाल में संसद की अवधि एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ये एक बार में मैं बता रहा हूँ, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। एक बार में अधिकतम कितना, 1 वर्ष के लिए। तो भाई अनुच्छेद 352 में इस समय लगता है, 356-60 में नहीं लगता। देखिए भाई बेयर एक्ट, अब बेयर एक्ट देखिए अनुच्छेद 352 का, और बहुत लंबा बेयर एक्ट है, और टेक्निकल क्वेश्चन भी बनते हैं कैसे, और एक एक आपका पहले समझिए, तब आपका शॉर्टकट में लिखवाया जाएगा। दिमाग में बैठाइए 352, इसके बाद 356 और 360 छोटे छोटे सेक्शन अनुच्छेद आएंगे। देखिए एक एक शब्द को मैं बता रहा हूँ। पहला है 352 में है आपात की उद्घोषणा, हेडिंग दी गई है, इमरजेंसी को डिक्लेयर करना। देखिए पहला, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है, तो तुरंत पॉइंट पकड़ना है कि किसको समाधान या बिलीव या विश्वास हो गया, राष्ट्रपति को। क्या हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि आपात की उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किन आधारों पर की जाती है, आधार पूछा जाता, मॉडल भी बनाते रहे, लिखवाएंगे अलग से। किन आधारों पर की जाती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे। अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल, कौन सा आधार मूल संविधान में नहीं था, तो दे देगा युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह। तो बताइए कौन सा हमारे मूल संविधान, यानी कि जब संविधान बना था आधार नहीं था आपात का। क्वेश्चन का मॉडल ज्यादा बनाना है, कौन सा, सशस्त्र विद्रोह। फिर अगला क्वेश्चन, सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया, 44वें द्वारा, और किसके स्थान पर जोड़ा गया, आंतरिक अशांति। बता गया था कल इतिहास,
ये नहीं कि नहीं बताया गया, पूरा इतिहास में ही लग गया था बताने में। अगला देखिए, युद्ध या वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, माने उद्घोषणा में बताया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकता है, और जो इस आशय की घोषणा किया है इसी को एक लाइन में इमरजेंसी की घोषणा कहा जाएगा। तो आप लोग बताइए, क्या पूरे भारत में आपात लगाना जरूरी है कि कुछ हिस्से में भी लग सकता है, कुछ हिस्से में भी, ये भी याद रखना, ये भी आपका। अगला देखिए, आपका स्पष्टीकरण देखिए, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता, समाधान माने विश्वास, कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, तो वह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा की युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसी किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकती है। तो फिर क्वेश्चन का मॉडल बनता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर कि होने की आशंका पर भी की जा सकती है घोषणा की दोनों, यानी कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने के पूर्व, होने के बाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कब की जा सकती है? दोनों मारेंगे कि होने के बाद कि होने के पहले कि दोनों? दोनों। यानी कि अगर आशंका है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तो आशंका पर भी और होने के बाद, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ आपका कोरिलेट भी करके पढ़ना है, आपका कह सकते हैं, और वह कोरिलेट करके पढ़ा जाता है अनुच्छेद 143, याद रखें, वहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से एडवाइजरी मांगता है, सलाह मांगता है, तो किस प्रश्न पर मांग सकता है? लॉ के कि फैक्ट के कि दोनों? दोनों, यानी कि विधि के भी प्रश्न पर और किसके? तथ्य की। अब यहाँ समस्या एक और बनती है कि विधि या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न होने के पूर्व कि उत्पन्न होने के बाद कि दोनों? बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है ये, आईएएस में भी, जीएस में, तो दोनों मार कर आइएगा। यानी कि अभी प्रश्न या विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है, तब भी राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, और विवाद या डिस्प्यूट उत्पन्न होने के बाद भी। तो उसी प्रकार आपका युद्ध शुरू हो गया तब भी, और युद्ध की आशंका है तब भी आपात की उद्घोषणा कौन कर सकता है? यहाँ 352 के तहत राष्ट्रपति। अगला देखिए भाई, खंड 2, खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा में किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा या उसको वापस लिया जा सकेगा। इसका मतलब कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करता है तो क्लाज 2 बताता है कि राष्ट्रपति किसी भी समय इस घोषणा को क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं। ये एक लाइन। तीसरा खंड देखिए, राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ के मंत्रिमंडल का, देखिए स्पष्ट रूप से उल्लेख कैबिनेट का किया गया है, और इंटरव्यू में भी बिहार जे में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनाइए आपका इंटरव्यू का भी। पहला क्वेश्चन मैं कई बार बनाया हूँ कि अभी पूछा भी गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में वार्ड मतलब बातिल या शून्य शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? 13 में, 13 में। और अगला क्वेश्चन आपका बनेगा
कि संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है, तो केवल और केवल एक अनुच्छेद में है। कौन? 352। और क्लाज वाइज पूछे तो क्या मारेंगे? 3। 352 का कौन सा क्लास? 3। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करे, उसमें परिवर्तन करे या वापस ले, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि कैबिनेट की लिखित सलाह पर करे, यानी कि कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्लस पीएम लिखित में राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे, सलाह देंगे और तब राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करेगा। अब ऐसा नियम क्यों बनाया गया? तो फिर बैठ इतिहास होना है। जो तीसरा आपात आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगवा दिया था, तो केवल इंदिरा गांधी राष्ट्रपति के पास रात में गई और खुद ही लेटर पर साइन की थी। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और कही कि आप तीसरा आपात भारत में क्या करिए? लागू। यही तो कही। और केवल पीएम के परामर्श से, लिखित परामर्श से तीसरा आपात लागू हो गया। तो जब जनता दल की सरकार आई तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस नियम में बदलाव लाया और ये हुआ कि केवल पीएम नहीं, कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्लस पीएम ये लिखित में साइन करेंगे और साइन करके लिखित होगा, उस पर साइन होगा और ये साइन करके किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। और तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अधीन किसकी उद्घोषणा करेगा? आपात की। रटे रहिए, आपका इतिहास भी बता दिया गया। फिर एक बार अगला देखिए, खंड 4। इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा। अब आपका संसदीय कार्यवाही, यानी कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा कर दिया तो संसद द्वारा उसे कितने दिनों में पास करना पड़ेगा, ये भी पूछा जाता है। सतर्क रहना है। देखिए बेरेक, इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने की उद्घोषणा नहीं है, वहां वह 1 मास की समाप्ति पर, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता, प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 वन के तहत इमरजेंसी की घोषणा कर दिया है, तो संसद द्वारा कितने दिनों के अंदर उसे पास किया जाना आवश्यक है? तो कितना दिन बेरेक लिखता है? दोनों सदन कितने दिन के अंदर? 1 मास। रटे रहिएगा, कितना दिन? हाँ, किस उद्घोषणा को पास करना संसद द्वारा आवश्यक नहीं? टेक्निकल क्वेश्चन। आपात की उद्घोषणा लागू करने की, आपात को वापस लेने की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसको पास करना संसद द्वारा आवश्यक नहीं है? तो जब राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर चुका है और उसे रिवोक करता है, प्रतिसंहृत करता है, रद्द करता है या वापस ले लेता है, तो वापसी में संसद द्वारा पास किए जाने का कोई नियम नहीं है। वापस आपका कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति जब चाहे तब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या करे? वापस। अब अगला क्वेश्चन, कितने दिनों के अंदर अगर संसद पास नहीं करती आपका इस उद्घोषणा को, तो ऐसी दशा में उद्घोषणा अपने ही लैप्स कर जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो कितने दिनों के अंदर संसद को पास करना है? लोकसभा राज्यसभा? 1 मास। और जैसे ही कितना दिन बीता? 1 मास। वैसे ही वह उद्घोषणा क्या हो जाएगी? लैप्स। लैप्स माने व्यपगत। व्यपगत मतलब क्या हुआ? समाप्त।
अब एक समस्या और बनानी है, ध्यान से आपका देखिए, यही समस्या आपको समझना भी है थोड़ा भाई। अब सदन के बारे में 2-4 क्वेश्चन बताइए। आपका किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को। और किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? राज्यसभा। कौन सदन अस्थाई है? बताते रहिए। राज्यसभा। और कौन सदन अस्थाई है? राष्ट्रपति किस सदन को विघटित नहीं कर सकता? नहीं, राज्यसभा। किसको विघटित कर सकता है? लोकसभा। तो ऐसी दशा में अब आपका देखिए, मान लीजिए कि 1 जनवरी को घोषणा जारी की गई राष्ट्रपति द्वारा, तो 1 मास के अंदर लोकसभा भी पास करे और कौन? राज्यसभा। अब समस्या देखिए कहाँ उत्पन्न होगी। मान लीजिए अभी 29 दिन हुआ था, 1 दिन बाकी था, तब तक लोकसभा भंग हो गई, यानी कि आपका लोकसभा भंग हो गई। अब क्या हो? तो ऐसी दशा में आपका नियम क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा नियम, फिर एक बार इसको नियम को अच्छे से जानिए। अगर 1 जनवरी को घोषणा हुई, 30 दिन बीता नहीं और इसी बीच कौन भंग हो गई? लोकसभा। तो क्या हो? दोनों सदन तो अब पास नहीं कर पाएंगे। तो जो 1 मास का समय आप लोगों ने बताया कि पास होना चाहिए, उस 1 मास के अंदर कौन पास कर दे? उच्च सदन, मतलब कि राज्यसभा। राज्यसभा जब पास कर देगी तो वह उद्घोषणा बनी रहेगी। और जब अब लोकसभा का चुनाव कराइए, तो लोकसभा का चुनाव भंग के कम से कम कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 2 माह की, 6 माह की, साल भर? कितने दिन के अंदर? 6 माह। भाई रटते रहिए, कई कोरिलेट हो रहे हैं। कितने दिन के अंदर? तो 6 माह के अंदर क्या हुआ? चुनाव। चुनाव के बाद लोकसभा की बैठक हुई, प्रथम बैठक हुई। तो प्रथम बैठक के दिन से अगर लोकसभा पास कर दे, कितने दिन के अंदर? 30। फिर एक बार नियम जानिए, अगर लोकसभा भंग हो गई हो तो राज्यसभा इस उद्घोषणा को बनाए रख सकती है। 1 मास के अंदर उसे पेश करना हो, पास करना होगा। फिर लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा की प्रथम बैठक होगी। तो लोकसभा अपनी प्रथम बैठक के कितने दिन के अंदर इस संकल्प को पास करे? 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन लिखा है ना भाई, देख ले रहा हूँ भाई। 30 दिन लिखा है भाई आपका, परंतु में कितने दिन? 30 दिन। अब अगला नियम आइए, जब लोकसभा और राज्यसभा इस संकल्प को पास कर देती है तो एक बार में ये आपात कितने माह तक बढ़ेगा? ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग बताइए, आपका एक बार में अब कितना समय के लिए आगे बढ़ गया? 6 माह। रटे रहिए, कितना दिन? 6 माह। अब देखिए 5वां खंड भाई, चौथा हो गया, बता दिया गया। 5वां देखिए, इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो खंड 4 के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से, दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तारीख को दूसरा सदन, याद रखिए, जिस तारीख को दूसरा सदन उद्घोषणा को समर्थन कर दिया, यानी कि पास कर दिया, उस तारीख से अब उद्घोषणा कितने दिन के लिए अब बनी रहेगी? 6 माह। और 6 माह के से आगे बढ़ाना है तो फिर ऐसे ही क्या करना पड़ेगा? पास। यानी कि लोकसभा राज्यसभा पास करती रहे और कितने दिन के लिए उद्घोषणा एक बार में आगे बढ़ती रहेगी? 6-6 माह। अब कितने दिन के लिए बढ़ेगी ये कहीं समय नहीं है। 6 माह, 6 माह, 6 माह। अब कितने दिन बढ़ाया जाए इसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं। अनंत काल के लिए बढ़ाई जा सकती है। मैं फिर बता दूं,
इसमें कोई ये नहीं है। अगला देखिए भाई आपका, परंतु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने, तो बता ही दिया गया कि हमेशा पास करता रहे संसद, और कितने कितने दिन के लिए एक बार में बढ़ती रहेगी, 6 माह। तो वहीं परंतु में बताया गया जितनी बार पास होगा उतनी बार 6 माह के लिए क्या होगा, आपका आगे बढ़ जाएगा। अगला देखिए खंड 6 देखिए, खंड 4 और 5 के प्रयोजनों के लिए संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 से पास होगा। यानी कि इसका मतलब आपात की उद्घोषणा संसद पास करती है तो कैसे करेगी, तो बहुमत कुल सदस्य संख्या का और उपस्थित और मत देने वालों का कितना, 2/3। बस रट कर जाइएगा। आपका 7वां खंड देखिए, पूर्वगामी खंडों में किसी बात के होते हुए भी यदि लोकसभा खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनुमोदन या उसे प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर ये हुआ कि यदि लोकसभा चाहे तो राष्ट्रपति को बाध्य कर सकती है कि वह उद्घोषणा को वापस ले, लेकिन कैसे, तो केवल और केवल लोकसभा क्या करे, एक संकल्प पास कर दे, और वह संकल्प आपका बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों के कितने से, 2/3, कि इस उद्घोषणा को राष्ट्रपति क्या ले, वापस। ये आपका बताया गया, मैंने लोकसभा को पावर है, राज्यसभा को नहीं। ये भी आपका पूछा जा सकता है। खंड 8 काफी महत्वपूर्ण है और खंड 8 से भी लास्ट में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, जहां खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनुमोदन या उसको प्रवृत्त बनाए, अनुमोदन मतलब कि आपका अनुमोदन न करना, या उस संकल्प को कह सकते हैं कि वापस लेना चाहती हैं, तो इसके लिए आपका लोकसभा क्या करे, तो लोकसभा में ये नियम है कि जो लोकसभा है वह कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग द्वारा हस्ताक्षर करे, और हस्ताक्षर करके आपका क्या करे, कह सकते हैं कि प्रस्ताव दे। देखिए ध्यान से भाई, वैसे डायरेक्शन नहीं, ऐसे देखिए आपका 7वें में क्या बताया गया, पहले 7वां देखिए तब हम क्या करेंगे 8वां। 7वें में हमने ये बताया कि अगर लोकसभा ये प्रस्ताव पास कर देती है कि हम उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं करते, समर्थन नहीं करते, तो कितने से प्रस्ताव पास करे, तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का क्या, बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का कितना, 2/3 से पास कर दे, तो राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा क्या कर लेंगे, वापस। अब आपका 8वां खंड ये कहता है कि अगर लोकसभा को लगता है कि नहीं ये संकल्प आपका हटाना चाहिए और लोकसभा सत्र में न हो, तो ऐसी दशा में उपाय दिया गया है, क्योंकि लोकसभा में सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। तो उपाय क्या है, ये देखिए उपाय ये है कि लोकसभा के आपका कम से कम कितने सांसद, 1/10, तो बनाया जाए पहले 1/10। लोकसभा में सामान्यतः 550 हैं, तो 1/10 बना लीजिए, तो 10 से भागा दे दिए, तो कितना कम से कम 55। यानी कि लोकसभा के कम से कम, याद रखिए टेक्निकल सब क्वेश्चन है इधर, 1/10 सांसद, यानी कि आपका कम से कम उदाहरण के रूप में 55 एक प्रस्ताव तैयार करें, और प्रस्ताव तैयार करके कम से कम 1/10 भाग में लोग क्या करें, उस पर साइन।
यदि लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव दिया जाएगा, और यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो किसको ये प्रस्ताव दिया जाएगा? राष्ट्रपति को। रटे रहिए, लोकसभा सेशन में है तो किसको? अध्यक्ष को। और सत्र में न हो तो किसको ये लोग देंगे? राष्ट्रपति को। और ऐसी दशा में जब ये प्रस्ताव दे दिया गया तो वही क्वेश्चन आपका अंतिम है कि राष्ट्रपति कितने दिनों के अंदर लोकसभा की बैठक बुलाएंगे, यानी कि बाध्य हैं, तो कितने दिन? 14 दिन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, देखिए भाई, 14 दिन बाद, हाँ ठीक है भाई, यानी कि राष्ट्रपति बाध्य हैं कि जब ये संकल्प दे दिया गया प्रस्ताव, तो राष्ट्रपति समय याद रखिएगा खंड 8 में कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर किसकी बैठक बुलाए? लोकसभा। और यदि लोकसभा बैठक में आपका कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 से संकल्प पास कर देती है कि उद्घोषणा को वापस लिया जाए, तो ऐसी दशा में अब राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए क्या होंगे? बाध्य। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन अगर देखा जाए तो ऐसी आपात की उद्घोषणा पर संसदीय कंट्रोल किया गया। खंड 4 से संसद का क्या होता है? नियंत्रण। अब कैसे होता है ये पूरा बताया गया। अब आइए देखा जाए उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है। तो उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है, और इसी प्रभाव को और अच्छे से देखना है, इफेक्ट क्या होगा। तो जब आपात की उद्घोषणा हो जाती है तो पहला नियम ये है आपका कि संघ राज्यों को निर्देश देता है, और उस निर्देश का पालन करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य की कार्यपालकीय शक्ति किस प्रकार संचालित की जाए, ये कौन आपका मैंने बताता है? संघ। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आपको कंपटीशन के लिए देखना है वह फंडामेंटल राइट पर देखना है, यानी कि आपात की उद्घोषणा का आपका कह सकते हैं कि मूल अधिकारों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद वाइज याद रखिएगा, 2 अनुच्छेद मैं बता रहा हूँ आपका। अनुच्छेद 358 याद रखना है और 359। देखिए ये बेरेक से ना पढ़िएगा, बेरेक आपको समझ में ही नहीं आएगा, इतना उलझाऊ लिखा है। वो जाकर घर पर एक बार उलझना हो तो देख लीजिएगा, इतना बेरेक उलझाऊ लिखा है 358 कि आप पढ़ते पढ़ते उलझ जाएंगे। तो पढ़ना नहीं है, उसको सीधे समझ लेना है कि हाँ ये होता है। अब आइए, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव 2 अनुच्छेदों में कौन कौन? मुख्य रूप से मूल अधिकार पर इफेक्ट डालने वाले 358 और 359। यही क्वेश्चन आपका ध्यान से समझना है, अनुच्छेद गलत ना हो। और अनुच्छेद को फिर एक बार देखिए, पहले हम उठाते हैं 358। देखिए अनुच्छेद 358 क्या कहता है। अनुच्छेद देखिए फिर एक बार भाई, अनुच्छेद 358 मुख्य रूप से क्या कहता है? अगर आपात की उद्घोषणा युद्ध के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई है, फिर रटे रहिए किस आधार पर? युद्ध या बाह्य आक्रमण। तो अनुच्छेद 358 बताता है कि आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रताएं या अनुच्छेद 19 में प्रदान मौलिक अधिकार स्वतः अपने आप या सेल्फ क्या हो जाएगा? सस्पेंड। तो फिर एक बार बताइए किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः सस्पेंड हो जाता है? ऐसे क्वेश्चन बना, किस अनुच्छेद के तहत? 360। कौन सा अनुच्छेद अपने आप निलंबित हो जाता है? 19। किस आधार पर? उद्घोषणा में। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया गया है आपात की उद्घोषणा, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा, और इसको निलंबित करना पड़ेगा किस अनुच्छेद के तहत? 359।
यही पॉइंट पकड़ना है। यानी कि फिर एक बार इसको देखिए, बहुत लोग गलत करके आते हैं भाई, कठिन तो है ही। अब जो लोग कम पढ़े हैं उनके लिए तो भाई टेढ़ी खीर है, और आपका डिटेल में चल भी नहीं रहा है, ये समस्या है। शॉर्टकट में ही थोड़ा चल रहा है। अब क्या किया जाए भाई, आपका डिटेल में भविष्य में पढ़ाया जाएगा। फिर एक बार मैं बता दूं, अनुच्छेद 358 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर भारत में इमरजेंसी लगाई गई है तो आर्टिकल 19 स्वतः अपने आप क्या होगा, सस्पेंड। लेकिन अगर आपका, अब अगला क्वेश्चन आपका यही गलती होगा और यही सुधारना है। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 358 को अनुच्छेद 19 को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात लगाने में किस अनुच्छेद द्वारा निलंबित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, 358 की 359 की दोनों। तो क्या मारेंगे, अब 58 नहीं लागू होगी। जब सस्पेंड किया जाएगा तो कौन सा अनुच्छेद, 359। ये देखिए लिखा नहीं गया स्पष्ट, उसका इंटेंशन हम निकाल कर बता रहे हैं। ये नहीं कि कहिए कि बेयर एक्ट में कहाँ लिखा है, लिखा नहीं गया है। बेयर एक्ट का भावार्थ निकाला जा रहा है, और बेयर एक्ट ना पढ़िएगा अभी कंपटीशन के लिए, बस इतना याद रखिए, वो बेयर एक्ट में उलझ जाएंगे। मैं फिर बता दूं भाई, बेयर एक्ट ना पढ़िए अभी। अगला देखिए भाई, आपका अन्य अनुच्छेदों का क्या होगा, तो अनुच्छेद 359 में ये प्रावधान किया गया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत निलंबित करता है, 359। लेकिन आपका 44वां संविधान संशोधन भी देखना है कि किस अनुच्छेद में दिए गए मूल अधिकारों को राष्ट्रपति सस्पेंड नहीं कर सकता। 2021 ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, 359। कौन सा अनुच्छेद, 359। और अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात लगा है तो 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत उसे पावर है, अब 358 न मारिएगा, कौन सा अनुच्छेद, हाँ, यानी कि जो भी सस्पेंशन होगा चाहे 19 का हो और चाहे किसी भी अनुच्छेद का, वह किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा करेगा, 359। लेकिन दो अनुच्छेद निलंबित नहीं होंगे, कौन कौन, 20-21, ये भी याद रखना है ये। अब आइए, आखिर अगर कोई अनुच्छेद निलंबित होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। तो फिर सतर्क रहना है, अगर किसी अनुच्छेद में दिए गए मूल अधिकार राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किए जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। अब दे देगा मूल अधिकार समाप्त हो गए, मूल अधिकार बने रहते हैं। फिर देगा मूल अधिकार बने रहते हैं, उनका इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन रुक जाता है और इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कराएंगे, समाप्त नहीं होते, क्या रहते हैं, बने रहते हैं, लेकिन क्या रुक जाता है, प्रवर्तन। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपका अनुच्छेद 14 को भारत के राष्ट्रपति ने सस्पेंड कर दिया, आपातकाल है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 14 के मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं, लेकिन जो कोर्ट में जाने का अधिकार है, उपचारात्मक अधिकार है, मूल अधिकारों को लागू कराने की बात है, आप अनुच्छेद 32 के तहत इस मूल अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं दायर कर सकते, और 226 के तहत
हाई कोर्ट में भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन उनका क्या रुक जाता है, प्रवर्तन, यानी कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आपका मुख्य रूप से समझना है। तो अब यही आपका फिर एक कॉन्सेप्ट बनाना है, एक क्रम से आगे बढ़ना है। अगर आपको राइट दे दिया गया हो और रेमडी को रोक दिया गया हो, यानी कि अधिकार है लेकिन क्या बाधित हो गया, उपचार, इसको कहते हैं। तो ऐसी दशा में अब ये पूछा जाता है कि ये कैसे अधिकार अब रहेंगे, पूर्ण अधिकार कहलाएगा कि अपूर्ण। तो आपका अपूर्ण, रटे रहिए, अब क्या हो गया देखिए। अब आइए आपका पूर्ण और अपूर्ण थोड़ा समझने का प्रयास करिए। पूर्ण अधिकार का मतलब ये हुआ, यूबी जस आईबी रेमेडियम, बिहार पूछा भी था, जहां अधिकार है वहां उपचार। इसका मतलब पूर्ण अधिकार का मतलब ये हुआ कि अगर अनुच्छेद 14 का मूल अधिकार हमें समता का दिया गया है और राज्य हमारे प्रति असमता बरतता है, तो हम राज्य या सरकार के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और 226 के तहत अनुच्छेद कहाँ हम जा सकते हैं, हाई कोर्ट। अगर ऐसा है तो इसे कहा जाता है पूर्ण अधिकार। लेकिन अपूर्ण अधिकार में क्या होता है, आपका अधिकार रहता है लेकिन रेमेडी या कोर्ट में जो जाने का अधिकार है उसको रोक दिया जाता है। तो अपूर्ण अधिकार। तो अब क्वेश्चन देखिए, मॉडल संविधान का नया बना दिया जाए। मूल अधिकार पूर्ण अधिकार है कि अपूर्ण? पूर्ण, क्योंकि आप जा सकते हैं, भले वो आपातकाल की बात अलग, आपातकाल अलग हटाइए। नीति निर्देशक तत्व पूर्ण अधिकार है कि अपूर्ण? अपूर्ण, क्योंकि कोर्ट का दरवाजा। आपका मूल कर्तव्य पूर्ण अधिकार है कि अपूर्ण? अपूर्ण, क्योंकि उसके लिए भी कोर्ट नहीं जा सकते। ये जरूर दिमाग में बैठा रहिए। यानी कि अब इसी बिंदु पर आया, एक केस आया, और वह केस मैं कल भी बताया था, एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला। आपातकाल में इसी कारण से बदलाव ला गया, 20-21 आपका जोड़ा गया। इस केस में कल भी मैं बताया था और अभी लिखवाया भी हूँ। इस केस में मुख्य रूप से ये कहा गया कि आपका अगर आपातकाल लागू है और आपके मूल अधिकार क्या हैं, सस्पेंड, तो आप उन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 और 226 का सहारा यानी नहीं ले सकते। यानी कि पूरी तरह कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया और मूल अधिकारों का कार्यपालिका ने दमन कर दिया। ये याद रखें, दमन कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। तत्पश्चात आपका कह सकते हैं कि जब मूल अधिकारों का दमन कर, बैठिए भाई, मूल अधिकारों का दमन कर दिया और तब संसद ने अनुच्छेद 20-21 को जोड़ा कि ये सस्पेंड नहीं होंगे। तो इस प्रकार आपका जो प्रभाव मुख्य रूप से था, आपका आपातकाल का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है, मूल अधिकारों पर। देख ही रहे हैं, आपकी जो बोलने की आज़ादी है वह आपका स्वतः सस्पेंड हो जाएगी और मीडिया इत्यादि को बोलने से क्या किया जाएगा, जो ये लगता है कि लड़ाई ही कर लेंगे मीडिया वाले, तो इनको रोका जा सकता है, सेंसर लगा दिया जाता है कि जब भी आप बोलिए तो पहले समाचार सरकार को दिखाइए, अधिकारी बैठा रहेगा, और जब वह अधिकारी ओके करेगा तब आप उस बात को मीडिया में क्या कर सकते हैं, बोल सकते, ये नहीं तो रोक दिया जाएगा। आइए आगे देखा जब इसके बाद आपका राष्ट्रपति शासन आता है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 356 पढ़ना है, प्रभाव वह हो गया इतना। अनुच्छेद 356, यहाँ से भी बिहार जे में क्वेश्चन बनाया था। आइए राष्ट्रपति शासन, पहले भूमिका देखिए भाई आपका, तब आपका 356 बताया जाएगा। हाँ नहीं तो आर्टिकल 32 बना रहेगा ना, जब आपका 20-21 मैंने बना है तो आर्टिकल 32 तो बना ही रहेगा, अपने आप पे जाएंगे कहाँ। फिर एक बार बता दिया जाए भाई,
जब अनुच्छेद 20 से 21 बना है और आपातकाल में भी हम इसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, तो विवक्षित रूप से आर्टिकल 32 भी, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वो अस्तित्व में रहेगा, वो सस्पेंड नहीं होगा। अगला नियम देखिए भाई, आपका 356 पर क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखा जाए। देखिए आपका भारत, आपका शुरुआत किया जाए, 2-4 मिनट भूमिका बांध दिया जाए। देखिए भारत आपका राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है, न कि फेडरल हमने अपनाया। यानी कि हमने अमेरिकी व्यवस्था न अपनाकर आपका कनाडा की व्यवस्था अपनाई है, और कनाडा की व्यवस्था के अनुसार आपका राज्यों में राज्यपाल रखे गए हैं, तमाम चीज़ें, और संघ और राज्य में संघ को ज़्यादा पावर दिया गया है और राज्यों को शक्ति क्या दी गई है कम। अब ये समस्या है कि अगर किसी राज्य का शासन यानी कि सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं की जा सकती, तो संघ क्या करे? तो राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति ऐसी दशा में उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करे और बर्खास्त करके सत्ता उस राज्य का अपने हाथ में ले ले। किस में ले ले? अपने हाथ में, या किसी अन्य को दे दे। इसी को एक लाइन में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसी को एक लाइन में क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। अब ये राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा था, ये पूछा जाता है। वह क्वेश्चन गलत ना हो, किस में लगा था? पंजाब। रट कर जाना है, किस में? और राष्ट्रपति शासन एक बार में अधिकतम कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? 6 माह। तो बताइए आपातकाल भी कितने दिन के लिए बढ़ रहा था? 6 माह। और राष्ट्रपति शासन भी 6 माह। ये रटते रहिए, 6 माह बढ़ाया गया। तो अगला क्वेश्चन बनता है अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है? तो 3 वर्ष। गलत ना हो भाई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? क्वेश्चन पहले निकाल लिया जाए। कितनी हो सकती है? 3 साल। 1 साल के बाद कंडीशन बताई जाएगी। तो पहला को याद रखिएगा, अधिकतम कितना? 3 वर्ष। से रट कर जाना है। अधिकतम एक बार में कितना? 6 माह। अब आपातकाल पढ़े, बताते रहिए। आपातकाल जब 6 माह के लिए प्रस्ताव पास हो गया, तो एक बार में 6 माह बढ़ता था। और कितने दिन तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है? हमने क्या बताया? समय कोई बताया कि नहीं? नहीं बताया गया, याद रखिए। लेकिन आपका राष्ट्रपति शासन में समय है, अधिकतम अवधि कितनी? 3 साल। रट कर जाइए इसको, 3 वर्ष। अगला ये जो बिहार में पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति, पहले समझ लीजिए उसके बाद बैरक चलेगा। राष्ट्रपति जो है, क्या ये अपने विवेक से या अपने मन से राष्ट्रपति शासन लगाता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर? अपने मन से नहीं, संघ की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब मंत्रिपरिषद यूज हुआ है, मंत्रिमंडल नहीं। मंत्रिमंडल एक जगह केवल यूज हुआ था, कहाँ? 352 का क्लास भी पढ़ते रहे, 3। अब रट कर जाए, यही सब क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाएंगे। कौन सा खंड था? और हर एक जगह कहाँ? मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाता है? मंत्रिपरिषद। अब आइए देखा जाए, जब राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए, समाधान का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, कई जगह आएगा, बिलीव हो जाए। बिलीव मतलब क्या हो जाए? विश्वास। क्या विश्वास हो जाए? माने कैसे विश्वास राष्ट्रपति को होगा कि किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वो फेल्योर हो गया है, विफल हो गया है, तो कौन राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे? राज्यपाल। या एक शब्द और बैरक में लिखा है, अदरवाइज या अन्यथा, यही शब्द। अब देखिए बिहार का फिर जे का क्वेश्चन देखिए भाई, किसके रिपोर्ट पर राष्ट्रपति
राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू करता है तो आयोग ने दिया कि आपका मुख्यमंत्री की रिपोर्ट पर, राज्यपाल की रिपोर्ट पर, हाई कोर्ट की रिपोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर। तो कौन रिपोर्ट भेजा है राज्य से? राज्यपाल। ये बिहार जे का क्वेश्चन, लेकिन नया मॉडल हमें बनाना है, ये तो रिपीट कम चांस है कि करे। अब एक शब्द लिखा गया है अन्यथा। ये शब्द बहुत खतरनाक है और कई कानूनों में कई काम करता है। यूपीजे में भी काम किया था और अन्यथा पर सीपीसी में एक क्वेश्चन बन गया था आपका, सामयिक मुजरा या इक्विटेबल सेटअप बना था, बताया जाएगा कभी आगे डिटेल में चलेगा तब। अभी बस ये याद रखिए, अन्यथा का मतलब ये हुआ अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब किसी अन्य प्रकार से या किसी दूसरे प्रकार से। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अन्य प्रकार से ये सूचना मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है कि किसी राज्य में किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया नहीं जा रहा है, तब भी वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो अब आइए अगला मॉडल कि किसकी सिफारिश पर, मैंने रिपोर्ट कौन भेजता है प्रतिवेदन राष्ट्रपति को कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो राज्यपाल, या अन्यथा राष्ट्रपति को क्या हो जाए, समाधान। अब अगला देगा दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों, क्योंकि अन्यथा भी हैं। अब अन्यथा शब्द क्यों रखा गया, तो इसका कारण एक लाइन जानना है। हो सकता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री साठगांठ कर ले। साठगांठ कर ले मतलब क्या, मिल जाए, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की शिकायत या राज्य की सरकार की शिकायत राष्ट्रपति को भेजे ही ना। तो ऐसी दशा में तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री मिलकर संविधान का उल्लंघन करेंगे और राष्ट्रपति रिपोर्ट ही नहीं, राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट ही नहीं भेजेगा और संविधान का खुलेआम क्या उड़ाई जाएगी, धज्जियां। अतः अगर राज्यपाल साठगांठ कर लेता है किससे, सरकार से, राज्य की, तो एक और शब्द है क्या, अन्यथा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को किसी भी दूसरे प्रकार से ये सूचना मिल गई कि इस राज्य का जो शासन है वह संविधान के अनुसार चलाया नहीं जा सकता, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू दूसरे माध्यम से भी। अब अगला नियम ये आया कि जब राष्ट्रपति, हाँ, इसके साथ आपका जब भी 356 पढ़िएगा आप इसी के साथ एक 365 भी पढ़ना, मैं लिखवा भी था वहाँ 365 आर्टिकल। देखिए अनुच्छेद 365 क्या बताता है भाई, पूछ सकता है कि ये किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कंडीशन प्रेसिडेंट है, अर्थात पूर्ववर्ती शर्त है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूर्ववर्ती शर्त किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आप क्या मार्क कराएंगे? 365 कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि पूर्ववर्ती शर्त। अगला देखिए क्या पूर्ववर्ती शर्त है, ध्यान से समझिए। अगर संघ ने कोई निर्देश राज्य को दिया है और राज्य उस निर्देश का पालन करने में फेल्योर रहा है, विफल रहा, असफल रहा, तो ये माना जाएगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, विफल। और जैसे ही संवैधानिक तंत्र क्या हुआ, विफल, यानी कि संविधान के अनुसार उस राज्य की सरकार नहीं चलाई जा सकती, तो तुरंत राष्ट्रपति किसका यूज करेंगे, अनुच्छेद 356 का, और राष्ट्रपति शासन क्या करेंगे, लागू। और सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन समय तक कहाँ लागू था,
ये भी क्वेश्चन बना है पंजाब, रटे रहिएगा। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ और सबसे अधिक समय तक पंजाब। और कम से कम एक केस याद रखना है, केस बता दिया जाए तब बैरक शुरू किया जाए। वह केस है आपका SR बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये जरूर याद रखिए, SR बम्बई बनाम भारत संघ का केस। देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल दिया है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहा इस केस में? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से माने कुछ गाइडलाइन जारी किया है भाई। आपका ये गाइडलाइंस है, पहला कि जब आप किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करिए तो तुरंत विधानसभा को भंग न करिए, बल्कि उसे अभी सस्पेंड किए रहिए। क्या किए रहिए? यानी कि विधानसभा को तुरंत भंग न करे राष्ट्रपति, बल्कि आपका क्या करे विधानसभा को भंग न करके निलंबित रखा जाए। दूसरा, अगर राष्ट्रपति ने मनमाने तरीके से, अवैध तरीके से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को पावर है, बहुत बड़ा पावर है कि वह सरकार को पुनर्बहाल कर सकता है। याद रखिए, सरकार को क्या कर सकता है? पुनर्बहाल। और आपका विधानसभा को पुनर्जीवित या निलंबन समाप्त कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट देखता है कि नहीं, ये मनमाने तरीके से लागू किया गया, दुर्भावनावश किया गया, कोई संवैधानिक तंत्र विफल नहीं हुआ था, तो सरकार को क्या कर देगा? राज्य सरकार को पुनर्जीवित। और ये आपका काम उत्तराखंड और कई राज्यों में हुआ, और ये काम उत्तराखंड में भी हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा में कई विधायक मिल गए और आपका राज्यपाल ने क्या किया? राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेजी और विधान सरकार भी भंग और तमाम चीज़ें हो गई। उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है बहस करने। तो हाई कोर्ट ने ये पूछा कि जिस बेस पर राष्ट्रपति ने क्या किया है, राष्ट्रपति शासन लगाया है, वह बेस बताइए, यानी कि वह क्या बताइए? कारण। तो सरकार, केंद्र सरकार कह रही थी कि ये प्रिविलेज हैं, विशेषाधिकार हैं, इससे लोक हित को क्या पहुंचेगा? नुकसान। तो हाई कोर्ट बहुत नाराज हुआ और कहा कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं है कि वह जो भी आदेश दे दे वह मान ले कोर्ट। अगर राष्ट्रपति ने कोई गलत आदेश दिया है तो हम उस आदेश को रद्द करने की क्या रखते हैं? क्षमता। और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया राष्ट्रपति शासन को और सरकार को पुनः बहाल कर दिया। मुख्यमंत्री पुनः बहाल हो गए। फिर गई सुप्रीम कोर्ट, मामला गया, सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला दिया जो किसने दिया था? हाई कोर्ट ने। और बार बार सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि बहुमत है कि नहीं, ये राज्यपाल कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। आप सदन में बहुमत साबित करिए, यानी कि सदन को बुलाइए, वहाँ वोटिंग होगी, जो जीता वहीं क्या होगा? सिकंदर। तो कई राज्य अभी भी आए, वो आपका राजस्थान भले विफल मार गया, लेकिन आपका लोटस, क्या उसको बोल रहे हैं भाई, ऑपरेशन लोटस, माने कमल का फूल का ऑपरेशन, यानी कि भाजपा छल बल कल, यानी कि जो भी अपना ले, बस क्या चाहिए? सत्ता। और आप कई राज्य उदाहरण हैं, राजस्थान में थोड़ा फेल मार गई, नहीं तो आपका उत्तराखंड में चुनाव हुआ। फिर MP सबसे तरोताज़ा उदाहरण है। MP क्या है? तरोताज़ा उदाहरण है, जहाँ छल बल कल का प्रयोग किया गया और 36-37 विधायक इस्तीफा दे दिए। पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ा गया। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि आप जब बहुमत है कि नहीं, इस बात का निर्धारण कहाँ होना चाहिए? फ्लोर पर।
आप विधानसभा बुलाइए और कहिए बहुमत साबित करने के लिए, होगा तो साबित करेंगे। और आपका एमपी में भी यहीं का, आप कांग्रेस देखी तो अब तो भाई 36 आएंगे नहीं, तो ऐसे ही हम कट जाएंगे। और बात थोड़े किया जा सकता है कि सदन में बैठिए उड़ दीजिए। विधायक का मन या तो बहिष्कार कर दे या रहे। अब अगली समस्या ये आई कि जब राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी कर दिया तो इसको कितने दिनों में संसद द्वारा पास कराना पड़ेगा। तो जब उद्घोषणा जारी हो गई तो कितने माह में पास कराना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति शासन को? 2 माह। और जैसे ही 2 मास पास हुआ तो दूसरे सदन के पास किए जाने से कितना बढ़ जाएगा? 6 माह। फिर कितना बढ़ेगा? 6 माह। यानी कि अब बताइए आप, फिर 352 अब बताया गया है। अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा कितने दिनों के अंदर पास होनी चाहिए सदन से? कितना बताया गया 352 में? 1 माह। और 356 की 2 माह। ये रटे रहिए, अलग अलग नियम है। जब एक बार पास हो गया तो कितने दिन वो अस्तित्व में रहेगी? 6 माह। और आपात की उद्घोषणा भी कितने दिन रहती थी? 6 माह। आपात की उद्घोषणा एक बार में कितना बढ़ती थी? 6 माह। और कोई अनलिमिटेड। लेकिन आपका फिर एक बार देखिए नया नियम, 6 माह बढ़ा, फिर 6 माह बढ़ा, कितना हो गया टोटल? 1 वर्ष। यानी कि हर हाल में 1 वर्ष में चुनाव क्या किया जाएगा? नया कराया जाएगा। समांतर 6 माह, लेकिन अगर एक और बढ़ाया जा सकता है कितने दिन? 6 माह। अब अगला नियम देखिए, 1 वर्ष के बाद आपका 1 वर्ष के अंदर चुनाव करा लेना है। अगर 1 वर्ष के बाद अगर आगे भी बढ़ाना चाहती है संसद तो इसके लिए कठिन थोड़ा प्रक्रिया है। इसके लिए है कि निर्वाचन पहला तो ये है कि भारत में क्या लागू हो? आपात। याद रखिए अनुच्छेद 352 वाला। और निर्वाचन आयोग लिख कर ये दे कि अभी चुनाव कराना संभव, यानी कि 1 साल से आगे तब बढ़ेगी जब 2 कंडीशन क्या हो? फुलफिल। बताइए पहली कंडीशन क्या है? आपातकाल भारत में लागू हो। दूसरा क्या है? निर्वाचन आयोग ये लिख कर दे कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं। तो फिर पास होगा वैसे ही तो कितना दिन बढ़ेगी? 6 माह ही बढ़ेगी। याद रखिए 6 माह बढ़ गई, 6 माह बढ़ गई, 6 माह। यानी कि 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, फिर 1 साल हो गया, 3, ये आपका 3 साल। ठीक है भाई आपका, यानी कि 1 साल के बाद 6 माह और बढ़ेगी, लेकिन अधिकतम कितना ये बढ़ेगा? 3 साल तक। यानी कि 4 बार और बढ़ाई जा सकती है। मैंने 1 साल के बाद 4 बार हो गया तो कितना हो गया? इसके बाद आइए, यानी कि 3 वर्ष जब हो गया तो ऐसी दशा में 3 वर्ष के अंदर हर हाल में उस राज्य के विधानसभा का क्या कराना पड़ेगा? चुनाव। तो अधिकतम मौत कितनी हो सकती है? 3 साल। लेकिन अब लेकिन भी लगाना है, संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह संविधान में संशोधन करके इस अवधि को बढ़ा दे, या तो पूरे संविधान के लिए, पूरे भारत के लिए, या आपका किसी विशेष राज्य के लिए। तो संसद ने इसमें संशोधन किया और पंजाब के लिए ये समय बढ़ाया, और पंजाब के लिए स्पेशल संशोधन करना पड़ा। और 3 साल से अधिक जब उग्रवाद था तो चुनाव नहीं हुए, और 3 साल से अधिक क्या किया गया? वहाँ बढ़ाया गया। संसद को पावर है कि इस समय को संशोधन करके संविधान में क्या करे, चाहे एक राज्य के लिए बढ़ाए या सभी। तो किसके बारे में बढ़ाया? और इसीलिए पंजाब में सबसे अधिक दिनों तक क्या लागू रहा? राष्ट्रपति शासन। यही मुख्य रूप से आपका है। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया
देखिए अगला क्लास भाई थोड़ा दिक्कत आ रहे हैं बोलने में, मुश्किल है चलना आपका। तो 360 तक निपटा ही दिया जाए 10 मिनट में, ख़त्म हो। 360 तो 5 मिनट का है, तो निपटा ही दिया जाए, ये चैप्टर है निपटा दिया जाए, क्या मतलब। क्योंकि भाई थोड़ा गला ही फंस रहा है, ज़्यादा बोल देने पर शाम वाला क्लास बंद ही हो जाएगा, ये भी समस्या है। देखिए एक्स्ट्रा क्लास भाई लगाया जाएगा। ये कितने लोग गांव जाने वाले हैं भाई? 14 को, उस हिसाब से देखा जाएगा ना, क्योंकि कई लोग आपका मकर संक्रांति में घर